लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित संपादकीय अ टारेंट फॉल्स, डेंजर्स अनसर्टेनिटी बिगिंस। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अमेरिकी इजरायली संयुक्त हवाई हमलों में मौत के बाद पैदा हुए हालात का विश्लेषण किया गया। संपादकीय साफ कहता है, एक तानाशाह के अंत पर शोक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो खालीपन और अनिश्चितता पैदा होती है वो बेहद खतरनाक हो सकती है। लेख में खामनेई के 1989 से चले लंबे शासन को दमन, असहमति के दमन, परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम विरोधी नीति से जोड़ा गया है। उनके शासन में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जरिए आंतरिक विरोध को कुचला गया और क्षेत्रीय राजनीति में गाजा, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक प्रभाव बढ़ाया गया। संपादकीय मानता है ये आधी सदी ईरान के लिए खोया हुआ दौर साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही अखबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाता है। संपादकीय याद दिलाता है कि 1953 में अमेरिका की मदद से हुए तख्तापलट ने 1989 की इस्लामी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अब फिर से बिना कांग्रेस की मंजूरी और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के ईरान के नेता की हत्या भविष्य में नए संकटों को जन्म दे सकती है। लेख के मुताबिक ट्रंप ने कोई स्पष्ट योजना पेश नहीं की कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता ये जताई गई है कि खामनेई के बाद सत्ता किसके हाथ में जाएगी। कोई मजबूत विपक्षी समूह सामने नहीं है। आशंका है कि कट्टरपंथी गुट या रेवोल्यूशनरी गार्ड सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, जिससे गृहयुद्ध, आंतरिक हिंसा और क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की भी आशंका जताई गई है, मिसाइल हमले, साइबर हमले या प्रॉक्सी हमलों के जरिए। संपादकीय ये भी कहता है कि 21वीं सदी में इराक और अफगानिस्तान में हुए रेजिम चेंज अभियानों का अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा। सरकारें गिरी, लेकिन लंबे समय तक अस्थिरता और हिंसा बनी रही। इसलिए केवल तानाशाह को हटाना समाधान नहीं होता, उसके बाद की रणनीति ज्यादा अहम होती है। संपादकीय कहना चाहता है कि खामनेई का अंत एक युग का अंत है, लेकिन यह अपने साथ गहरी अनिश्चितता लेकर आया है। अमेरिका को जल्दबाजी और अकेले फैसले लेने की बजाय कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर स्पष्ट और जिम्मेदार रणनीति बनानी चाहिए। ईरान की जनता, जिसने दशकों तक दमन सहा है, एक अधिक खुला और स्थिर भविष्य पाने की हकदार है। लेकिन ये भविष्य तभी संभव है जब बदलाव सोच समझकर और व्यापक सहयोग से हो, न कि केवल सैन्य ताकत के भरोसे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हाउ यूएस इजराइल अटैक ऑन ईरान थ्रेटन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल मार्केट्स। इसमें बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्ग हार्मुज जलमडरू मध्य को संकट में डाल दिया है। ये सिर्फ क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। लेख के मुताबिक हार्मुज ओमान, यूएई और ईरान के बीच स्थित एक सकरा समुद्री रास्ता है, जहां से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार 2024 में वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरा। शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है, जिससे ये मार्ग हमलों के प्रति बेहद संवेदनशील है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की ओर से जहाजों को चेतावनी संदेश भेजे जाने, कोई जहाज नहीं गुजरेगा जैसे संकेतों ने बाजार में घबराहट फैला दी है। हालांकि ईरान ने औपचारिक रूप से ये मार्ग बंद नहीं किया है, लेकिन कई तेल टैंकर मालिकों ने आवाजाही रोक दी है। समुद्र में करीब 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी यूकेएमटीओ ने भी महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि की चेतावनी दी है। लेख ये समझाता है कि इस मार्ग से जाने वाला अधिकांश तेल एशिया, खासकर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है। इन देशों की फैक्ट्रियां, परिवहन और बिजली तंत्र खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं। अगर हॉर्मुज बंद होता है या यातायात बाधित होता है,
तो तेल की कीमतें अचानक उछल सकती हैं। विशेषज्ञ अली वाइस का कहना है, ऐसा हुआ तो कीमतें डर के कारण ही तेजी से ऊपर चली जाएंगी और इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ेगी, वित्तीय हालात सख्त होंगे और कमजोर अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच सकती हैं। ऊर्जा विश्लेषक मुयू शू के अनुसार इस बार खतरा सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की आशंका है। अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंचती है और वही टिकती है, तो वैश्विक महंगाई में 0.6 से 0.7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाएगा। सरल शब्दों में अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि हार्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अगर क्षेत्रीय संघर्ष ने इसे जकड़ लिया तो पेट्रोल डीजल से लेकर हवाई ईंधन और गैस तक सब महंगे हो सकते हैं। यानी ईरान पर हमलों की गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, उसका असर दुनिया भर की जेबों पर पड़ेगा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख ट्रम्प एंड नेतन्याहू अटैक ऑन ईरान इज एन इलीगल एक्ट ऑफ एग्रेशन। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। लेख का साफ कहना है, ये हमला आक्रामक युद्ध है जिसकी कोई वैध कानूनी बुनियाद नहीं है। लेख के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सैन्य बल का इस्तेमाल सिर्फ 2 स्थितियों में जायज है: सुरक्षा परिषद की मंजूरी या किसी वास्तविक या तत्काल हमले से आत्मरक्षा में। लेखक का तर्क है कि ईरान के मामले में इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद नहीं थी। ट्रंप ने आसन्न खतरे की बात कही, लेकिन उसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। नेतन्याहू ने इसे प्री एम्पेटिव यानी पहले से हमला बताकर सही ठहराने की कोशिश की, पर लेख कहता है कि भविष्य की आशंका के आधार पर युद्ध छेड़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर देता है। लेख भी याद दिलाता है कि ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। विवाद मुख्य रूप से यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर था, जिसे ईरान परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपना अधिकार बताता है। लेखक का कहना है कि कूटनीति को समय देने की बजाय दोनों नेताओं ने युद्ध का रास्ता चुना, जो एक चुनाव का युद्ध है, जरूरत का नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद ट्रंप ने ईरानी जनता से सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। लेख मानता है कि ईरान की सरकार दमनकारी रही है, लेकिन रेजिम चेंज यानी शासन परिवर्तन किसी देश पर हमला करने का वैध अधिकार नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप का तर्क भी यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई तात्कालिक नरसंहार नहीं था जिसे रोकना जरूरी हो। लेख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की ओर इशारा करता है। ब्रिटेन ने अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी और यूरोपीय देशों ने हमले का खुला समर्थन नहीं किया। लेखक चेतावनी देता है कि इस तरह की कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेताओं को पाखंड का तर्क दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की साख को कमजोर करती है। द गार्जियन का लेख कहना चाहता है कि दुनिया को जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ताकत की राजनीति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बड़े देश अपनी मर्जी से छोटे देशों पर हमला करेंगे तो वैश्विक अराजकता बढ़ेगी। ईरान में लोकतंत्र की उम्मीद अच्छी बात है, लेकिन इराक और लीबिया का अनुभव बताता है कि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप अक्सर अव्यवस्था और खून खराबे में बदल जाता है। लेख अंत में चेतावनी देता है कि शांति और कूटनीति की धीमी राह भले कठिन हो, लेकिन बंदूकों के दम पर दुनिया चलाने की कोशिश कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.